Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे सब्जेक्ट MCO7 का एक इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक जो कि रिलेटेड होगा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रैशनिंग। तो जानेंगे कि कैपिटल रैशनिंग क्या होती है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ मैं आपको एक एग्जांपल भी प्रोवाइड करूंगा जिसके थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लैरिफाई हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो एंड तक देखिएगा जिससे कि जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के वो आपको समझ में आए। एंड जैसा कि मैंने बोला, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। एंड दिस टॉपिक हैज बीन चोजन फ्रॉम यूनिट नंबर 7। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट। उसका नाम है कैपिटल बजटिंग 2। तो कैपिटल बजटिंग के कॉन्सेप्ट पर बेसिकली दो चैप्टर्स हैं आपकी बुक में एमसीओ 7 में। एंड आगे बढ़ने से पहले हमारा जो मिशन है दैट इज 70% और मोर इन अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। तो आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर मैं वीडियो लेकर आऊंगा, और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको चेक कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकता है। तो सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जून 2014 में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि व्हाट इज कैपिटल रैशनिंग, कैपिटल रैशनिंग क्या होती है, एंड एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट विद सूटेबल एग्जांपल। तो एक एग्जांपल के साथ में आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया था। इसके अलावा अगर मैं बात करूं बाकी आपका जून 2013 में, दिसंबर 2018 में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेटरी नोट्स में आया था, ठीक है। तो पूछा गया था राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रैशनिंग। तो जो कैपिटल रैशनिंग है उसके कॉन्सेप्ट पर आपको एक्सप्लेनेटरी नोट लिखना है। तो किसी भी तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूछा जाए, आप जो मैंने यहाँ पर आंसर प्रोवाइड किया है सेम आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी इनकन्वीनियंस। आप सेम आंसर अगर अपना लिखेंगे आंसर में, तो एग्जाम में आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दैट आई हैव इंक्लूडेड, पे अटेंशन, साथ के साथ याद करते हुए चलिएगा। मिशन याद रखिए 70% और मोर इन आर अपकमिंग एग्जाम्स। चलिए तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्लाइड आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो चाहे हम बात करें कोई इंडिविजुअल हो, मैनेजर हो, या फिर एक कंपनी हो, ठीक है, ध्यान दीजिए, खुद आप अपने आप को भी यहाँ पर रखकर देख सकते हैं। एज एन इंडिविजुअल आप हो या फिर एक कंपनी हो, ठीक है, जब भी कोई इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आता है तो आप पहले सबसे पहले क्या देखते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट में आप जब पैसा अपना लगाएंगे तो उससे आपको कितना प्रॉफिट होगा। मान लीजिए लाइफ में आपको बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिलते हैं और सबके सब प्रॉफिटेबल है, यानी कि आप उनमें पैसा लगाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल हियर। आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अवेलेबल है, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल ए, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल बी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल सी, इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डी एंड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वाई, एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज दैट। तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं और सभी के सभी क्या है, प्रॉफिटेबल हैं। सभी के सभी इन्वेस्टमेंट जो हैं वो अगर आप करते हो किसी में भी तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज 100% गारंटी। तो इनमें से आप कौन सा इन्वेस्टमेंट चूज करेंगे, ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, वाई करेंगे, जेड करेंगे, सभी के सभी परचेज कर लेंगे। एक कंपनी हो या फिर एक इंडिविजुअल हो, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो सभी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल या प्रोजेक्ट्स में क्या करे, अपना पैसा लगा सके। एंड ऐसा क्यों होता है बेसिकली, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी रिसोर्सेज हैं या हमारे पास जो फंड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या स्कैर्स होते हैं। तो हर एक इन्वेस्टमेंट को एक कंपनी या फिर एक इंडिविजुअल क्या नहीं कर सकता, परचेज नहीं कर सकता। आप भी मान लीजिए मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं तो मार्केट में आप लिमिटेड चीजें ही खरीद पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास में जो फंड्स है, पैसा है, चीजों को खरीदने के लिए रिक्वायर्ड वो लिमिटेड होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ लिमिटेड और स्कैर्स रिसोर्सेज यू हैव टू मेक अ चॉइस हियर कि आपको कौन सा इन्वेस्टमेंट परचेज करना है या फिर कौन से प्रपोजल में बेसिकली अपना इन्वेस्टमेंट करना है। तो यही ध्यान दीजिएगा कि चॉइस आपको करनी पड़ेगी कौन सा प्रोजेक्ट या कौन से इन्वेस्टमेंट को आप चूज करें। तो ये सबसे बड़ा रीजन होता है। और जो कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट है इसके थ्रू हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा मेथड है कैपिटल रैशनिंग जिसके थ्रू क्या करती है, जो अपनी स्कैर्स रिसोर्सेस है उसके थ्रू बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को चूज करती है एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी की मैनेजमेंट।
तो आई एम श्योर कि इतना पॉइंट आपको क्लियर होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. सो अभी हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे डिटेल में कैपिटल रैशनिंग के. अभी तक हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली कि कैपिटल रैशनिंग जो मेथड है वो क्यों यूज की जाती है. अभी हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से. तो कैपिटल रैशनिंग क्या है? अ स्ट्रेटजी यूज्ड बाय कंपनीज और इन्वेस्टर्स टू लिमिट द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स दे टेक ऑन एट अ टाइम. जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी जो फंडिंग है या फंड्स है या मनी है वो लिमिटेड रहेगी. तो जो कंपनीज हैं या फिर इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, एक स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करते हैं जिसमें वो क्या करते हैं, एक लिमिट सेट कर देते हैं कि इतना पैसा लगाएंगे और उन पैसों के थ्रू जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके पॉसिबल होंगे उतने परचेज किए जाएंगे जो कि आपको मैक्सिमम पॉसिबल रिटर्न दें. तो कैपिटल रैशनिंग क्या है? अ स्ट्रेटजी विच इज यूज्ड बाय कंपनीज और इन्वेस्टर्स. ठीक है, चाहे कंपनी हो या इन्वेस्टर हो, ये स्ट्रेटजी दोनों ही यूज करते हैं. और इस स्ट्रेटजी की जो मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है वो ये कि जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, भले ही आपके पास 100 प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हो, लेकिन आप क्या करेंगे, उनके नंबर्स को लिमिट करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम में आप लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स ही क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे बेसिकली, या उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे. Now the next point says if there is a pool of available investments and all are expected to be profitable, capital rationing helps the investor or business owner choose the most profitable ones. तो मान लीजिए कि आपके पास इन टोटल 100 इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं, ठीक है, और सभी के सभी प्रॉफिटेबल हैं. तो आप सभी 100 प्रपोजल्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. तो कैपिटल रैशनिंग के थ्रू जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर बिजनेस ओनर्स होते हैं वो मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स को चूज करते हैं और उनमें अपना क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं. ध्यान दीजिए, कैपिटल रैशनिंग मेथड के थ्रू इन्वेस्टर्स या बिजनेस ओनर्स जो सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होती हैं उनमें अपना पैसा लगाते हैं. और इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें तो चॉइसेस जो होती हैं वो सभी इन्वेस्टमेंट कैसी होती हैं, प्रॉफिटेबल. तो जितनी भी अवेलेबल इन्वेस्टमेंट होती हैं जो कि सभी की सभी प्रॉफिटेबल होती हैं, उन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स में भी आपको बेस्ट पॉसिबल चूज करना और मोस्ट प्रॉफिटेबल चूज करना, ये कैपिटल रैशनिंग आपका मेथड हेल्प करता है उस चीज के लिए. Now the next point says, in other words, capital rationing is the process of putting restrictions. I repeat, putting restrictions on the projects that can be undertaken by the company or the capital that can be invested by the company. तो जो कैपिटल रैशनिंग है वो बेसिकली आप इन शॉर्ट कह सकते हो कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, एक कंपनी में जितने भी प्रोजेक्ट्स आप अंडरटेक करना चाहते हैं उस पर एक रिस्ट्रिक्शन पुट कर देते हैं, या फिर आपके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन पुट की जाती है कंपनी में कि आप कितना कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में. ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैपिटल रैशनिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू आप रिस्ट्रिक्शंस पुट करते हैं कंपनी के न्यू प्रोजेक्ट अंडरटेकिंग्स पर, या फिर आप जो कैपिटल आपके पास अवेलेबल होता है इन्वेस्टमेंट के लिए उसको आप लिमिटेड कर देते हैं, जो कि आप क्या कर सकते हैं, नए प्रोजेक्ट या नई इन्वेस्टमेंट के लिए आप कर सकते हैं. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन पुट किया जा रहा है, रैशन किया जा रहा है बेसिकली कैपिटल को जो कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी के पास अवेलेबल है. ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द कैपिटल रैशनिंग कॉन्सेप्ट. तो आई एम श्योर कि तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए. तो कैपिटल रैशनिंग बेसिकली क्या है? एक स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द कंपनीज मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द प्रोजेक्ट्स. सो कैपिटल रैशनिंग हमारी क्या है? एक स्ट्रेटजी जो कि कंपनी का मैनेजमेंट यूज करता है क्या करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए. और इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है, इसमें एक सीलिंग या फिर लिमिट सेट की जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पर. ठीक है, तो जितना भी फंड्स आपके पास अवेलेबल होता है उनमें से, उस फंड में से आप कितना फंड अपने न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए या न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, उसके लिए भी आपका क्या है, एक सीलिंग या फिर लिमिट सेट कर दी जाती है कंपनी के मैनेजमेंट के थ्रू. तो ऐसी जो स्ट्रेटजी होती है वो कहलाती है कैपिटल रैशनिंग. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कैपिटल रैशनिंग इज अ स्ट्रेटजी used by the company's management to select the projects by putting a ceiling or a limit on the availability of funds. तो इस कॉन्सेप्ट को आगे जाके जो मैंने एग्जांपल्स
इंक्लूड किए हैं उसके थ्रू बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे पॉइंट्स। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और एंड में जो एग्जाम्पल है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। नाउ बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो जो कैपिटल रैशनिंग है ये आपकी एक्सटर्नली इम्पोज भी हो सकती है, यानी कि बाहर से कोई आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गई, बैंक हो गई, गवर्नमेंट हो गई, क्या करेगी वो आपके कैपिटल को रैशन कर देगी बेसिकली। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो कैपिटल रैशनिंग है वो एक्सटर्नली इम्पोज भी हो सकती है। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि आपकी लिमिट फिक्स कर देती है 5 करोड़ रुपीस की, एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। इट कैन बी लेस और मोर एज वेल डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी एंड द प्रोजेक्ट दैट यू विल बी सिलेक्टिंग। सो फॉर अ प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट्स, तो किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी एक लिमिट फिक्स कर दे किसी पर्टिकुलर अमाउंट की, तो जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन है, एक एक्सटर्नल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन अगर इम्पोज करती है लिमिट या फिर रैशन करती है आपके कैपिटल को, तो वो होगी कैपिटल रैशनिंग एक्सटर्नली इम्पोज्ड। और दूसरी तरफ बात करें तो कैपिटल रैशनिंग जो है इंटरनली भी इम्पोज की जा सकती है। उसमें बेसिकली क्या होगा, कंपनी डिसाइड करेगी कि कितने फंड्स को यूज किया जाएगा जो कि इंटरनली अवेलेबल है। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी में फंड्स अवेलेबल हैं उनमें से कितना फंड यूज किया जाएगा एक एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए। मान के चलीजिए अगर अवेलेबिलिटी जो फंड्स की है वो है सिर्फ 10 करोड़, तो इस केस में अगर इंटरनली इम्पोज होगा कैपिटल रैशनिंग, तो यहाँ पर कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो ये 10 करोड़ रुपए अवेलेबल होंगे इन्हीं को यूटिलाइज करेगी और बाहर से कोई भी आपका फंड अवेल नहीं करेगी। तो ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिए। कैपिटल रैशनिंग एक्सटर्नली इम्पोज भी हो सकता है, इंटरनली इम्पोज भी हो सकता है, और इसमें बेसिकली क्या है, सीलिंग या लिमिट पुट की जाती है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड। ओके, तो आई एम श्योर कि ये डायग्राम के थ्रू आपको पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट स्लाइड का अगर हम बात करें तो पॉइंट नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज एज पर एनपीवी रूल। एनपीवी स्टैंड्स फॉर नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसके कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं इस पर एक वीडियो आपका प्रोवाइड कर दूंगा जिसके थ्रू आप एनपीवी कॉन्सेप्ट के बारे में जान सकें। तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जितने भी प्रपोजल्स होते हैं जो कि पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू देते हैं उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है अगर उन पर कोई लिमिट नहीं होती। ठीक है, अगर मान लीजिए आपके इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स अवेलेबल जो हैं सभी के सभी प्रॉफिटेबल हैं और आपके पास कोई भी कैपिटल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कंपनी में, तो आप सभी प्रोजेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एनपीवी रूल के अकॉर्डिंग यही है, जो भी प्रपोजल आपको पॉजिटिव एनपीवी देगा उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कैपिटल अगर आपका रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या रेशनड कर दिया जाता है, तो उस केस में जो एनपीवी रूल है उसको हमें चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो एनपीवी रूल है जिसमें आप सभी जितने भी पॉजिटिव एनपीवी देने वाले प्रोजेक्ट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, वो कैपिटल रैशनिंग में एप्लीकेबल नहीं होता। अब यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो। Now, when a ceiling of funds is imposed, we may not be in a position to accept all the acceptable proposals if the initial investment amount exceeds the ceiling amount. तो ध्यान दीजिए, अगर कैपिटल रैशनिंग की जाती है या फिर सीलिंग ऑफ फंड्स इम्पोज की जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस केस में हम जितने भी एक्सेप्टेबल प्रपोजल्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर आपकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो सीलिंग अमाउंट से ज्यादा हो जाती है तो। ठीक है, इसको भी मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो आप थोड़ा सा अटेंशन दीजिए, अभी पॉइंट को समझ लीजिए। अगर कैपिटल रैशनिंग अप्लाई होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होता है किसी भी प्रपोजल या फिर इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, अगर वो सीलिंग अमाउंट है, जो अमाउंट आप फिक्स करते हो कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं करोगे, उससे ज्यादा हो जाता है, तो वो प्रोजेक्ट सारे के सारे डिक्लाइन कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं किए जाते, इतना ध्यान रखिएगा। Now, in short, capital rationing aims in choosing the most profitable investments for the capital investment decision by putting restrictive limits on the budget. तो आपकी जो बजट है, कैपिटल बजट है, उन पर क्या करना है, एक लिमिट सेट कर देना है, रिस्ट्रिक्टिव लिमिट सेट कर देना, और उस लिमिट के अंदर अंदर आपको क्या है,
जितने भी मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको चूज करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सेम चीज है, आपके पास 100 रुपीज अवेलेबल है और 100 रुपीज में जाके आपको पसंद की चीजें खरीदनी है। तो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू चूज वेरी केयरफुली इन द सिमिलर मैनर। यहाँ पर भी कंपनी के पास में बजट लिमिटेड होगा और उस लिमिटेड बजट में उसको मोस्ट प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स या प्रपोजल्स ढूंढने हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट क्लियर होगा आपको। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हम बात करेंगे एग्जाम्पल की कैपिटल रैशनिंग के। तो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल। So एक company है which is considering the following proposals for which initial investment and PV, that is present value of inflows, has been calculated as follows and only rupees 5 lakh are available for investment। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई किया जाएगा और आपको बता दिया गया है कि आपकी कंपनी के पास में सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए अवेलेबल हैं जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कुछ आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स हैं जिनके लिए उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्रेजेंट वैल्यूज आपको प्रोवाइड की हुई हैं। तो देखिए डायग्राम आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट्स के नाम है। तो प्रोजेक्ट्स हमारे पास कितने हैं? टोटल 5 प्रोजेक्ट्स हैं, जे, के, एल, एम और एन। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका रुपीज में कितना रिक्वायर्ड है? अगर आप जे में इन्वेस्ट करेंगे तो लगभग आपको 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, के में 50,000, एल में 3 लाख, एम में 2,50,000 और एन में 1 लाख। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज क्या है? ठीक है, अगर हम इनमें इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना पैसा इन रिटर्न मिल सकता है? तो वो होगा लगभग 2,30,000, 70,000, 3,33,000 अगर आप एल में करेंगे। जे में करा तो 2,30,000, के में करा तो 70,000, एल में 3,33,000, एम में आपका 3 लाख और एन में है 1,05,000। अब बात करेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू की। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आपने कैसे निकाली है? बेसिकली इनिशियल इन्वेस्टमेंट में से आपको माइनस कर देना है क्या? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज की देखें तो यहाँ पर, आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पर आप यहाँ से माइनस कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को। तो 2,30,000 में से आप 2 लाख माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 30,000 का, यहाँ पर हो रहा है 70 में से 50 करे तो 20,000, यहाँ पर 3 लाख में से 33,33,000 आप कर लीजिए तो 33,000 आपका यहाँ पर बैलेंस आएगा जो कि आपके लिए बेनिफिशियल है। 2.5 लाख लगाकर लगभग 3 लाख रुपए मिल रहे हैं तो 50,000 का यहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा और इसमें आपको 5,000 का होगा। तो ये है आपके नेट प्रेजेंट वैल्यूज। तो सभी प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूं जे से लेके एन तक, तो उनकी नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव है, किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं है। तो सभी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स कैसे हैं? एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। तो अभी ध्यान दीजिए, आई एम श्योर कि इतने पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। नाउ अब देखेंगे आगे कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को चूज करेंगे। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए डायग्राम मैंने यहाँ पर और इंक्लूड कर दिया है फॉर योर रेफरेंस। तो अब एग्जांपल्स में अगर देखें तो हमारे सभी प्रोजेक्ट्स एक्सेप्टेबल हैं बिकॉज सभी का जो एनपीवी है वो कैसा है? पॉजिटिव है। नाउ अगर हम फंड्स कैलकुलेट करें तो ये टोटल अगर आप करोगे यहाँ से यहाँ तक सारे तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 5 और 2 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख। तो इन, आई एम सॉरी, 8 लाख रुपीज इन टोटल आपको रिक्वायर्ड है अगर आप ये सभी प्रोजेक्ट्स को क्या करना चाहोगे? कंटिन्यू करना चाहोगे, एक्सेप्ट करना चाहोगे। तो इन टोटल आपको कितने चाहिए सभी प्रोजेक्ट्स को टेक ओवर या फिर अंडरटेक करने के लिए? 8 लाख रुपीज। लेकिन आपके पास में सीलिंग है इन्वेस्टमेंट की, सिर्फ आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 5 लाख रुपए। तो आप सभी प्रोजेक्ट्स को नहीं परचेज कर सकते, सभी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। 3 लाख रुपए अभी भी कम है आपके पास। तो इसीलिए आप क्या नहीं कर सकते? सभी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते और सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा जो भी आपके ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स हैं उनके रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर। तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर आपको क्या करना है? जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं या इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको चूज करना है। ध्यान दीजिए, सभी प्रोजेक्ट्स को परचेज करने के लिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो टोटल जो कॉस्ट आ रही है वो है आपकी 8 लाख रुपीज की। हमारे पास जो प्राइस सीलिंग है वो कितनी है? 5 लाख रुपए की है, ठीक है। तो 5 लाख अवेलेबल है, उन 5 लाख में आपको जो प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं उनको परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? अब उनकी रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पर आप क्या करेंगे? यहाँ पर सिलेक्शन करेंगे प्रोजेक्ट्स का कि इनमें से कौन से प्रोजेक्ट्स आप चूज करें एंड कौन से ड्रॉप करें। तो अब उसके लिए क्या करना है? लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो
अब गाइस एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि हमने जो एनपीवी कॉन्सेप्ट यूज किया था, ठीक है, वो बेसिकली करेक्ट मेथड नहीं होगा प्रॉफिटेबिलिटी को जज करने के लिए। हमारे पास यहाँ पर क्या था, ये एनपीवी वैल्यू दे रखी है, यहाँ से आप ऐसे नहीं कैलकुलेट कर सकते कि इस पे 30,000 लग रहा है। आप देखिए कि इन्वेस्टमेंट भी तो कितना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर 50,000 लगाकर आपको 20,000 का नेट प्रेजेंट वैल्यू हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट है आपके लिए। तो ऐसे नहीं चूज करेंगे हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पर। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू अगर कैपिटल रैशनिंग का कॉन्सेप्ट है, और दूसरा अगर प्रोजेक्ट अनइक्वल साइज के हैं, तो एक बेस्ट मेथड नहीं है, करेक्ट मेथड नहीं है जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी को जज कर सकते हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है और प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग बहुत कम है। तो दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव टू टेक केयर ऑफ। नाउ टू जज द रिलेटिव profitability of different proposals and rank them accordingly, we'll use the PI and IRR technique. PI is profitability index technique and IRR is internal rate of return. तो गाइज अब रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रपोजल की आपको क्या करना पड़ेगा, या तो पीआई टेक्निक यूज कीजिए या आईआरआर टेक्निक यूज कीजिए और उनके अकॉर्डिंग प्रपोजल्स को रैंक कीजिए और चूज कीजिए। अगर हम बात करें यहाँ पर out of these two techniques, PI is one of the most suitable technique that you can use for the proposal, क्योंकि इसकी जो क्लोजनेस है वो एनपीवी मेथड के साथ में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो दो टेक्निक्स जो आप यूज कर सकते हैं, पीआई एंड आईआरआर टेक्निक्स, और उनमें भी अगर पीआई टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हैं तो वो एनपीवी के बहुत ही क्लोज होती है और वो सबसे बेस्ट आपकी टेक्निक रहेगी उस सिचुएशन में। तो हम भी यही करेंगे। अब हमने जो हमारा एग्जाम्पल था उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करना है। जितने भी हमारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स थे उनके हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे और उसके बेसिस पर अपना फाइनल जजमेंट देंगे कि कौन से प्रपोजल हम सिलेक्ट करें एंड कौन से ड्रॉप करें। सो नाउ गाइज नेक्स्ट स्लाइड इज ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स हैं हर प्रपोजल के लिए वो इंक्लूडेड है। तो प्रोजेक्ट जे है, के है, एल, एम, एन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता ही है, ये बेसिक आपका इनिशियल डायग्राम जो था मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है फॉर योर रेफरेंस। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो प्रेजेंट वैल्यू होगी इनफ्लोज की उसको डिवाइड कर देना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, उससे आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पता चल जाएगा। तो 2,30,000 को डिवाइड किया 2 लाख से तो आपका यहाँ पर आया 1.15। वैसे ही 70,000 को डिवाइड किया 50,000 से 1.40। फिर हमने किया 3,33,000 को 3 लाख से तो 1.11। तो ऐसे ही करके हमने क्या करे, सारे फिगर्स फाइंड आउट कर लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के। अब हम रैंक करेंगे उनके बेसिस पर। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हम देखें पीआई जो आ रहा है वो के का आ रहा है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट के है उसका जो पीआई है वो सबसे ज्यादा है तो इसको मिली रैंक 1। उसके बाद में सबसे ज्यादा पीआई आ रहा है आपका प्रोजेक्ट एम का, तो इसको मिली रैंक 2। ठीक है, और उसके बाद है आपका थर्ड नंबर पे जे। तो जे का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो है 1.15, इसको दी हमने रैंक 3। और उसके बाद में हमारा प्रोजेक्ट है एल जिसको हमने दिया यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.11 और रैंकिंग है 4। और लास्ट में हमारा जो प्रोजेक्ट बचता है वो है एन जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है 1.05 और रैंकिंग हो जाएगी 5th। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा आपको। नाउ अब देखते हैं फाइनल डिसीजन क्या रहेगा हमारा। गाइस ये लास्ट स्लाइड है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पर थोड़ा सा अटेंशन और दे दीजिए और समझ लीजिए क्या पॉइंट्स हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, रैंक 1 से लेके आपका लास्ट तक हम देखेंगे, सबको इन्वेस्टमेंट को रखेंगे अपने क्राइटेरिया में। तो आप जब रैंकिंग करेंगे तो रैंक 1 में आपका बेसिकली कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, रैंक 1 2 3। आप यहाँ पर कैलकुलेट कीजिएगा, देखिएगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट सूटेबल हैं। तो रैंक 1 में आपका है कितना इन्वेस्टमेंट है, 50,000 का। रैंक 2 अगर आप सिलेक्ट करोगे तो कितना इन्वेस्टमेंट है, 2.5 लाख का। तो 2.5 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल टू 3 लाख। 3 लाख के बाद में नंबर थर्ड इज 2 लाख रुपीज। तो इन तीन को सिलेक्ट करने के बाद ही आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो 5 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू और द इन्वेस्टमेंट दैट इज अवेलेबल टू अस। तो सिर्फ और सिर्फ आप इन तीन प्रोजेक्ट्स को ही परचेज कर पाएंगे, यानी कि के, जे, के और एम। तो इन तीन प्रोजेक्ट्स को ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं विद द अवेलेबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव। तो के, एम और जे जो हैं विच इज मेकिंग अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख, तो यही अडॉप्टेबल हैं विद इन द एग्जिस्टिंग सीलिंग और इन्हीं को हम क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। बाकी जो प्रोजेक्ट है एल एंड एन
दोनों प्रॉफिटेबल हैं, लेकिन हम इनको अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ फंड्स कॉन्स्ट्रेंट। हमारे पास जो लिमिटेड फंड्स हैं उनमें आपके ये अप्लाई नहीं हो पाते, एक्सेप्ट नहीं हो पाते, ध्यान दीजिएगा। तो 5 लाख रुपीज की जो सीलिंग है उसके बेसिस पर हम कितने प्रोजेक्ट परचेज कर सकते हैं? आउट ऑफ 5 प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट, 3। कौन कौन से? JMK, ठीक है। और बाकी जो प्रोजेक्ट L&N है हमें उन्हें ड्रॉप करना पड़ेगा, चाहे उनमें इन्वेस्टमेंट करते हुए भी हमें प्रॉफिट हो। हमारे पास फंड्स कॉन्स्टेंट है, लिमिटेड फंड्स हैं, स्कैर्सिटी ऑफ फंड्स है, इसलिए नहीं उनको सेलेक्ट कर पाएंगे। Now the next point says the NPV for the adopted project KMJ is 1 lakh is the highest and no other combination of project can give this level of NPV। तो हम बात करें तो इन 3 प्रोजेक्ट्स को जिनको हमने सेलेक्ट किया है उनमें हमें सबसे हाईएस्ट NPV भी मिलेगा, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट भी मिलेगा हमें। आप अगर देखें तीनों की प्रॉफिटेबिलिटी को कैलकुलेट करके तो लगभग 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू। तो ध्यान दीजिए सबसे ज्यादा आपको और एनपीवी मिलेगा इस पर्टिकुलर लेवल पर, और कोई भी कॉम्बिनेशन इसके अलावा आप देख लीजिए उसमें आपको इससे मैक्सिमम एनपीवी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का वो भी सेटिस्फाइड हो जाता है। तो कैपिटल रैशनिंग अगर आपका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो एनपीवी कैलकुलेट करना है, और उस एनपीवी के बेसिस के बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी देखेंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बेसिस पर हम रैंकिंग करेंगे प्रोजेक्ट्स की, और रैंकिंग करने के बाद में उस सीलिंग के अंदर अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स आपके आप एक्सेप्ट कर सकते हो उनको आप एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल रैशनिंग। आई एम श्योर यू गाइस अंडरस्टूड ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अपनी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जिससे कि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड परफॉर्म योर बेस्ट इन योर एग्जाम्स। बाय बाय।